हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि लॉ क्लासेस। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में बची हुई डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सेक्शन 3 के कुछ डेफिनेशंस के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, उनके वीडियोस अलग से हैं आपके पास, जैसे एविडेंस, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड की बारे में हम बात कर चुके हैं। और इवन सेक्शन 4 के ऊपर भी अलग वीडियो है जो कि आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो अब हम बचे हुए इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है कोर्ट। ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं ये डेफिनेशंस, तो इनको हमें ध्यान से करना होगा। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आप देखेंगे कोर्ट जो है, इट इंक्लूड्स जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स who are legally authorized to take evidence except arbitrators। डेफिनेशन में आर्बिट्रेटर्स पहले ही लिख दिए गए, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो भी कोई एविडेंस लेने के लिए ऑथोराइज्ड है, ऑन ओथ एविडेंस लिया जाता है, जो भी पर्सन, चाहे वो जज या मजिस्ट्रेट हो या कोई और पर्सन हो, जैसे किसी और एक्ट में कोई पर्सन ऑथोराइज्ड है ओथ पर एविडेंस लेने के लिए, एग्जामिन करने के लिए विटनेसेस को, जैसे कि एमपी का मध्यस्थान अधिकरण अधिनियम है, और भी कुछ एक्ट होते हैं जहाँ पर कि आप देखेंगे कि ओथ पर एविडेंसेस लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन किया जाता है विटनेसेस का। तो वहाँ पर जो अधिकारी ले रहा है एविडेंसेस, वो कोर्ट की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। लेकिन आर्बिट्रेटर को इसमें नहीं रखा गया है। उसकी वजह है कि आर्बिट्रेटर जो है वो बहुत एविडेंस के हार्ड एंड फास्ट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं देता। वो एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। वहाँ पर सरलीकरण करने के लिए और जल्दी फैसला आए, जल्दी लोगों को सॉल्यूशन मिले, इसके लिए आर्बिट्रेशन में भेजा जाता है मैटर। तो वहाँ पर अगर हम एविडेंस के हार्ड एंड फास्ट रूल्स लगाएंगे तो वो उतनी जल्दी प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए आर्बिट्रेशन को इससे अलग रखा गया है। और आप देखेंगे कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड्स दिया है, मीन्स नहीं दिया है। मीन्स जहाँ पे लिखा होता है, जैसे आगे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आप देखेंगे कि मीन्स दिया हुआ है, तो इंक्लूड का मतलब होता है कि ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ये इंक्लूसिव है, ये एक्सटेंसिबल है, आगे एक्सटेंड हो सकती है, इसमें और भी कुछ जोड़ा जा सकता है इंटरप्रेट करके। कुछ अगर छूट गया है तो उसको इस डेफिनेशन की एम्बिट में लाया जा सकता है। तो ये डेफिनेशन कैसी है? ये एग्जॉस्टिव बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं फैक्ट के बारे में। एक तो है यहाँ पे दिया हुआ फैक्ट, फिर उसके बाद आप देखेंगे रेलिवेंट और फैक्ट इन इशू, तीन चीज़ें दी हुई हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे इररेलिवेंट नहीं दिया हुआ है, ये चीज़ हम माइंड करके चलेंगे। सबसे पहले फैक्ट क्या होता है? मीन्स एंड इंक्लूड जो फ्रेज होता है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड, यहाँ आप देखेंगे फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो ये मीन्स से भी नैरोअर टर्म होता है, एक्सप्रेशन होता है, मतलब स्ट्रिक्टली एकदम एग्जॉस्टिव कि जो दिया है, ये जो दी हुई है डेफिनेशन, ये जो एन्यूमरेशंस दिए हुए हैं, केवल यही इस एक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब कोई भी चीज़, कोई भी स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जिनको भी आप सेंसेस से परसीव कर सकते हो, देखना, सुनना, बोलना, टच करना, जो आपकी 5 सेंसेस होती हैं उनसे आप टेस्ट करना, जो भी आप परसीव करते हो वो आप सब कुछ फैक्ट होता है। ये तो हुए एक्सटर्नल फैक्ट्स जो नंबर 1 पे आप देख रहे हैं। फिर मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस, ये हो जाते हैं एक्सटर्नल फैक्ट्स, नहीं होते, ये इंटरनल होते हैं कि मेंटल कंडीशन कैसी है, ये आप परसीव नहीं कर सकते सेंसेस से, है ना। कोई हैप्पी है, सैड है, तो इस तरीके के जो भाव हैं, मेंटल कंडीशन है, वो जिसके बारे में विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस, तो एक ये फैक्ट हो गए। मतलब दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जिसको आप फैक्ट की कैटेगरी में ना रख सके, ठीक है। अब आता है इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट, ठीक है। स्टेट ऑफ थिंग्स हो गई कि ये भाई एक चीज़ों की स्टेट ऐसी है। फिर एक आया कि दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग परसीव्ड बाय सेंसेस, सुना, देखा,
दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, ये स्टेटमेंट बोला उसने, दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, ये मेंटल कंडीशन के बारे में, एक्ट्स इन गुड फेथ और फ्रॉड्यूलेंटली, और यूजेस अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, और इज और वॉज एट अ स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन इज अ फैक्ट, ये मेंटल कंडीशन हो गई. दैट अ मैन हैज़ अ सर्टेन रेप्यूटेशन, ठीक है, रिलेशन ऑफ थिंग्स, कि उसकी रेप्यूटेशन क्या है, ये भी एक फैक्ट हो गया. तो ये फैक्ट के कुछ आपको उदाहरण दिए. फिर आता है रेलिवेंट क्या है. एक फैक्ट रेलिवेंट कहा जाता है दूसरे से जब वो ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि पहला वाला फैक्ट उसके साथ में डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है. वैसे तो सेक्शन 6 से 55 तक इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं सारा, कि कौन सी चीज़ों की रेलिवेंसी कैसे होगी, तो वहाँ से हम सारा देखेंगे. सेक्शन 6 जो होता है, आगे हम पढ़ेंगे रेस जेस्टी, वो इंक्लूसिव सेक्शन होता है. जो 7 से 55 तक में कवर होने से रह जाता है उसको ज़्यादातर सेक्शन 6 में रख दिया जाता है. इसे रेस जेस्टी या सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स भी बोलते हैं. तो रेलिवेंट क्या होता है. वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर, एक फैक्ट दूसरे से रेलिवेंट होता है. व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर, जब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है इस तरीके से, इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब 6 से 55 में जो दिया हुआ है उस तरीके से अगर कनेक्ट है तो फिर वो रेलिवेंट फैक्ट हो गया. इररेलिवेंट डिफाइंड नहीं है. अब आता है फैक्ट इन इशू क्या होता है. फैक्ट इन इशू में भी मीन्स एंड इंक्लूड्स दिया है. इसका मतलब ये नैरोअर स्ट्रिक्टर इसका सेंस लेना है हमें इस एक्ट में. ये होता है कि कोई भी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ, खुद से, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, खुद से या दूसरे फैक्ट्स से कनेक्शन में से हम क्या करें, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी इज असरटेन्ड और डिनाइड. ठीक है. राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी इज असरटेन्ड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज. इसको सरल शब्दों में समझें तो जो जिससे डायरेक्टली कोई बात प्रूव या डिसप्रूव होती है. फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड फॉर असर्टेनिंग एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ राइट एंड लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी. ये जो फैक्ट एंड इश्यूज होते हैं ये वेरियस सब्सटेंटिव लॉज से डिसाइड होते हैं. जैसे आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. मतलब फैक्ट एंड इशू से आप ये समझिए कि वो किए गए दावे को कॉन्स्टिट्यूट करता है ना. जैसे सिविल प्रोसीजर में, सिविल में कोई केस है तो वहाँ पे जब इश्यूज फ्रेम हुए तो उन इश्यूज को साबित या ना साबित करने के लिए जिन फैक्ट्स को आप करते हो साबित कर जिनके साबित ना साबित करने के लिए आप एविडेंसेस लाते हो, वो ही फैक्ट एंड इश्यूज होते हैं. ठीक है. फैक्ट एंड इशू की आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं कि जैसे ए इज़ अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी, तो यहाँ पर अगर उसका ट्रायल चल रहा है ए का तो क्या क्या फैक्ट एंड इशू होंगे कि ए ने बी की डेथ कॉज करी कि नहीं, दैट ए इंटेंडेड, उसका इंटेंशन था कि नहीं बी की डेथ कॉज करने का. फिर ए हैड रिसीव्ड, ए को सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन मिला बी से, ये भी फैक्ट एंड इशू होगा. अब बात कर